हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर मैनेजर सब्जेक्ट से, जिसको हम ऑपरेशन रिसर्च भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हु क्वाइन द टर्म ऑपरेशंस रिसर्च। तो ऑपरेशंस रिसर्च टर्म जो है किसने क्वाइन किया था? ऑप्शन ए जेएफ मैक्लोस्की, ऑप्शन बी एफएन ट्रेफेथन, या फिर ऑप्शन सी पीएफ एडम्स, या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि जेएफ मैक्लोस्की और एफएन ट्रेफेथन, इन्होंने जो है दोनों ने मिलकर ऑपरेशन रिसर्च टर्म क्वाइन किया था। तो देखिए, पहली बार जो ये टर्म क्वाइन हुआ था 1940 में बाउट्सी ऑफ यूके यूनाइटेड किंगडम में जेएफ मैक्लोस्की और एफएन ट्रेफेथन, इन दोनों ने ही जो है ये टर्म जो है क्वाइन किया था। और ओआर ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी ये पहली बार जो है अमेरिका में जो है फॉर्म हुआ था 1950 में। इंडिया की बात करें तो इन इंडिया ऑपरेशन रिसर्च कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1949। तो 1949 में ऑपरेशन रिसर्च जो है वो इंडिया में एग्जिस्टेंस आया। और यहाँ पे जो ऑपरेशन रिसर्च यूनिट ओपन हुआ था वो रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी एट हैदराबाद में जो है ओपन हुआ था। और ओआर सोसाइटी यानी ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी इन इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1957। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जेएफ मैक्लोस्की और एफएन ट्रेफेथन ने जो है पहली बार ऑपरेशन रिसर्च जो एक टर्म क्वाइन किया था 1940 में। दोनों कहाँ के हैं? यूके यूनाइटेड किंगडम के हैं। और इंडिया में 1949 में ऑपरेशन रिसर्च जो है पहली बार एग्जिस्ट किया, और जो है ऑपरेशन रिसर्च यूनिट भी बना गया रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद में। और 1957 में ओआर सोसाइटी जो है इंडिया में फॉर्म हुआ था। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इनोवेटिव साइंस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग। तो जो इनोवेटिव साइंस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च है ये कब डिस्कवर हुआ था? सिविल वॉर के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, या फिर ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे? तो ये भी जो है आपने अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी ओआर की तो आप बता पाएंगे। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो है ये डिस्कवर हुआ था ऑपरेशन रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च डन टू इंटीग्रेट न्यू रेडार टेक्नोलॉजीज इनटू रॉयल एयरफोर्स टैक्टिक्स। तो मिलिट्री ऑपरेशन वर्ल्ड वॉर 2 में मिलिट्री ऑपरेशन के ड्यूरिंग पे ऑपरेशन रिसर्च का जो है यूज़ किया था, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था ब्रिटेन द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटेन द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी वर्ल्ड वॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन रिसर्च स्टडी जनरली इन्वॉल्व्स हाउ मेनी फेजेस। तो जो ऑपरेशन रिसर्च का जो फेजेस होता है आपको बताना है कि कितने फेजेस होते हैं। तो देखिए, ऑपरेशन रिसर्च में 3 फेज होते हैं। पहला होता है प्री मॉडलिंग फेज, दूसरा होता है मॉडलिंग फेज, और तीसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन फेज। प्री मॉडलिंग फेज को हम कहीं कहीं पे फॉर्मुलेशन फेज भी कहते हैं, मॉडलिंग फेज को हम एनालिसिस फेज कहते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन फेज को इम्प्लीमेंटेशन फेज ही कहा जाता है। तो कितने फेज हो गए? 3। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए 3, प्री मॉडलिंग, मॉडलिंग और इम्प्लीमेंटेशन। वहीं पे प्री मॉडलिंग में 2 स्टेप फर्दर होते थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम और क्वांटिफाई दी प्रॉब्लम। तो आपको जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर प्रॉब्लम को क्वांटिफाई करना यानी डेटा ले आना होता है। फिर दूसरे फेज में यानी मॉडलिंग फेज में भी 3 स्टेप्स होते हैं। पहला डेटा कलेक्शन, देन फॉर्मुलेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ प्रॉब्लम, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव सोल्यूशन। और फिर थर्ड फेज जो कि इम्प्लीमेंटेशन फेज है, वहाँ पे भी 3 स्टेप्स हैं, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉल्यूशन, मॉडल वैलिडेशन एंड मॉनिटर एंड कंट्रोल। तो 3 फेज होते हैं, और तीनों फेज में पहले में 2, तीसरे में 3 स्टेप और तीसरे में 3 स्टेप, यानी कि इस हिसाब से 3 3 6 2 8 स्टेप्स हो जाते हैं ऑपरेशन रिसर्च में। तो यहाँ पे जो फिलहाल पूछा गया था कि कितने फेजेस हैं, तो 3 फेज हैं, फॉर्मुलेशन यानी प्री मॉडलिंग, एनालिसिस यानी मॉडलिंग फेज, और थर्ड इज इम्प्लीमेंटेशन फेज। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 था ओआर कैन इवेल्युएट ओनली द इफेक्ट ऑफ। तो जो ऑपरेशन रिसर्च होता है वो सिर्फ किस चीज़ का इफेक्ट को इवेल्युएट कर सकता है? पर्सनल फैक्टर के इफेक्ट को, फिनेंशियल फैक्टर के इफेक्ट को, न्यूमेरिक एंड क्वांटिफिएबल फैक्टर्स के इफेक्ट को, या फिर क्वालिटेटिव फैक्टर्स के इफेक्ट को। तो ऑपरेशन रिसर्च जो है किसको इवेल्युएट कर सकता है? न्यूमेरिक एंड क्वांटिफिएबल फैक्टर को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी न्यूमेरिक एंड क्वांटिफिएबल। ऐसे फैक्टर्स जो कि न्यूमेरिक में हो और क्वांटिफिएबल यानी जिनको क्वांटिफाई किया जा सके, क्वांटिटी में डिनोट किया जा सके, उनको जो है ओआर जो है वो इवेल्युएट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है ओआर टेक्निक्स हेल्प द डायरेक्टिंग अथॉरिटी इन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ वेरियस लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक। तो जो ओआर टेक्निक है वो डायरेक्टिंग अथॉरिटी को हेल्प करता है कि वो ऑप्टिमम एलोकेशन कर सके वेरियस लिमिटेड रिसोर्सेज को, जैसे मैन मशीन, ऑप्शन बी मनी, ऑप्शन सी मटेरियल टाइम, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो किसको लिमिटेड रिसोर्सेज वो कौन से हैं जिसको वो ऑप्टिमम एलोकेशन कर सकता है? मैन मशीन का, मनी का, मटेरियल टाइम का, ऑल ऑफ द अबव का? तो बट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? तीनों का, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीनों का ही ऑप्टिमम एलोकेशन करने में हेल्प करता है ओआर टेक्निक। किसको? डायरेक्टिंग अथॉरिटी को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द क्वालिटेटिव अप्रोच टू डिसीजन एनालिसिस रिलाइज ऑन। तो जो क्वालिटेटिव अप्रोच है डिसीजन एनालिसिस का वो किस पे डिपेंड करता है? एक्सपीरियंस पे, जजमेंट पे, इंट्यूशन पे, और फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव अप्रोच जहाँ पे क्वालिटी की बात की जाती है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस, जजमेंट, इंट्यूशन ये आते हैं। वहीं पे क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, जहाँ पे वो कलेक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग मेजरेबल एंड वेरीफाइबल डेटा। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ऐसा डेटा यूज़ किया जाता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। वो क्वालिटेटिव अप्रोच में, क्वालिटेटिव एनालिसिस में एक्सपीरियंस, जजमेंट, इंट्यूशन, वहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चांस नोड आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो देखिए 3 टाइप के नॉर्मली नोड्स होते हैं, चांस नोड, डिसीजन नोड और एंड नोड। तो चांस नोड किस सर्कल से या स्क्वायर से या ट्रायंगल से किससे डिनोट किया जाता है आपको बताना है। तो चांस नोड किससे डिनोट किया जाता है? दैट इज ऑप्शन सी, सर्कल। सर्कल से चांस नोड डिनोट किया जाता है। वहीं पे डिसीजन नोड को हम स्क्वायर से करते हैं, डिसीजन नोड को स्क्वायर से करते हैं। वो क्या दिखाता है? सोच डिसीजन टू बी मेड। तो डिसीजन नोड क्या होता है जो कि स्क्वायर होता है, वो ये बताता है कि कौन सा डिसीजन लिया जाना है। वहीं पे जो चांस नोड है, चांस नोड प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन रिजल्ट को दिखाता है कि कोई सर्टेन रिजल्ट वो प्रोबेबल है, ठीक है। वहीं पे एंड नोड होता है, एंड नोड क्या शो करता है कि सोज फाइनल आउटकम ऑफ डिसीजन पाथ। और एंड नोड किससे दिखाते हैं? ट्रायंगल से। एंड नोड ट्रायंगल से दिखाते हैं, डिसीजन नोड स्क्वायर से दिखाते हैं और चांस नोड सर्कल से। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए फिजिबल सॉल्यूशन टू ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो आपको बताना है कि जो फिजिबल सॉल्यूशन होगा किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का वो क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, मस्ट सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली, यानी कि जो भी कंस्ट्रेंट है उन सबको सभी को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऑप्शन बी, नीड नॉट सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट, यानी कि सभी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। या फिर ऑप्शन सी, मस्ट बी ए कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट होना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, मस्ट ऑप्टिमाइज द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वैल्यू को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। तो फिजिबल सॉल्यूशन जो है किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी कि एलपीपी का कैसा होना चाहिए? दैट इज ऑप्शन ए, मस्ट सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इफ देयर आर मोर देन वन ऑप्टिमम सॉल्यूशन फॉर ए डिसीजन वेरिएबल, द सॉल्यूशन इज। किसी भी डिसीजन वेरिएबल के एक से ज़्यादा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? तो क्या होगा? दैट इज ऑप्शन सी, अल्टरनेटिव। वहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है, एवरी एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विथ अनदर एलपीपी इज कॉल्ड, यानी कि जो हर एलपीपी होता है वो किसी दूसरे एलपीपी से जो है एसोसिएट होता है। तो जो पहले एलपीपी को हम क्या कहते हैं और दूसरे एलपीपी को क्या कहते हैं? यहाँ पे पूछा गया कि दूसरे एलपीपी को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। पहला एलपीपी क्या होता है और दूसरा एलपीपी क्या होता है? अगर आपको पता तो इजीली बता सकते हैं। देखिए पहला एलपीपी क्या कहता है? प्राइमल। और वहीं पे दूसरा क्या होता है? दैट इज डुअल। तो एवरी एलपीपी यानी कि प्राइमल इज एसोसिएटेड विद अनदर एलपीपी इज कॉल्ड डुअल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला एलपीपी को क्या जाएगा? प्राइमल। दूसरे एलपीपी को क्या कहा जाएगा? डुअल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, TAS models involves the allocation of resources to activities in such a manner that some measure of effectiveness is optimized। तो आपको बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा वो मॉडल है जहाँ पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू एक्टिविटीज़ इस तरीके से किया जाता है कि कुछ मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है, यानी कि इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए सिक्वेंसिंग, ऑप्शन बी एलोकेशन मॉडल, या फिर ऑप्शन सी क्यूइंग थ्योरी, या फिर ऑप्शन डी डिसीजन थ्योरी। तो यहाँ पे नाम से क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन बी एलोकेशन मॉडल। एलोकेशन मॉडल वो मॉडल होता है जहाँ पे रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट किया जाता है एक्टिविटीज़ में कि जो मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन डैश मॉडल देयर इज ए रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखिए रिस्क भी है, अनसर्टेनिटी भी है। तो कौन से टाइप के मॉडल में हो सकता है? डिटर्मिनिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक, या फिर दोनों में, बोथ एंड भी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो देखिए डिटर्मिनिस्टिक यानी डिटरमाइंड है, यानी कि वहाँ पे फिक्स्ड है, पता है, लेकिन रिस्क है और अनसर्टेनिटी है, यानी कि अनसर्टेनिटी मीन जहाँ पे हमें पता ही नहीं क्या होगा आगे चल के। तो दैट इज प्रोबेबिलिस्टिक, यानी कि ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। 12th में ऑप्शन बी प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल इज द मॉडल वेयर देयर इज ए रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैनेजरियल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन। तो जो मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? ऑप्शन ए, एन इवैल्यूएशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा के एनालिसिस पे, इवैल्यूएशन पे डिपेंड होते हैं। द यूज़ ऑफ क्वालिटेटिव फैक्टर, क्वालिटेटिव फैक्टर का यूज़ करने पे डिपेंड होते हैं। वहीं पे रिजल्ट्स जनरेटेड बाय फॉर्मल मॉडल, जो फॉर्मल मॉडल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, उसके रिजल्ट्स पे डिपेंड करते हैं। या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द ऊपर के तीनों पे ही जो है डिपेंड होते हैं मैनेजरियल डिसीजन। तो 13 पे क्या हो जाएगा? बट ऑब्वियसली बात है क्वांटिटेटिव डेटा के एनालिसिस पे, क्वालिटेटिव फैक्टर्स पे और फॉर्मल मॉडल्स के रिजल्ट पे, तीनों के बेसिस
बेसिस पे ही मैनेजरियल डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 14 है, इन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम व्हेन द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड रूट्स इज लेस देन द नंबर ऑफ रोज प्लस द नंबर ऑफ कॉलम -1 वी से द सोल्यूशन इज। तो आपको बताना कि जब किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड रूट जो होता है वो लेस देन होता है किससे, नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1 से, तो सोल्यूशन कैसा होगा, अनबैलेंस्ड होगा, इनफिजिबल होगा, ऑप्टिमल होगा या फिर डीजेनरेट होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 में, ऑप्शन डी डीजेनरेट। देखिए m + n-1 ये क्या होता है, इफ नंबर ऑफ एलोकेशन इज शॉर्ट ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर, तो डीजेनरेट होगा। अनबैलेंस्ड क्या होता है, इफ सप्लाई एंड डिमांड इज अनइक्वल, अनबैलेंस्ड जब सप्लाई और डिमांड अनइक्वल होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डीजेनरेसी होती है, क्या होता है, ऑप्शन डी डीजेनरेट। क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन 15 दैट इज द मॉडल इन विच ओनली अराइवल्स आर काउंटेड एंड नो डिपार्चर टेक प्लेस आर कॉल्ड। यानी कि वो मॉडल जहाँ पे अराइवल्स जो अराइव पहुँच रहा है सिर्फ उसको काउंट किया जाता है और डिपार्चर जो जा रहा है उसको काउंट हम नहीं करते हैं, उसको वो डिपार्चर कोई लेता है, टेक प्लेस से होता है, डिपार्चर होता ही नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्योर बर्थ मॉडल, ऑप्शन बी प्योर डेथ मॉडल, ऑप्शन सी बर्थ डेथ मॉडल या फिर ऑप्शन डी डेथ बर्थ मॉडल। तो देखिए अराइवल है, डिपार्चर नहीं है और अराइवल को काउंट किया जाता है, दैट इज़ प्योर बर्थ मॉडल। बर्थ में कोई अराइव होता है और डेथ में कोई चला जाता है, तो डेथ है ही नहीं, खाली प्योर बर्थ है, तो क्या हो जाएगा प्योर बर्थ मॉडल। क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन ए प्योर बर्थ मॉडल। 16th में, इन ए ट्रांसपोर्टेशन टेबल एम्प्टी सेल्स विल बी कॉल्ड। तो ट्रांसपोर्टेशन टेबल में जो एम्प्टी सेल होते हैं उसको क्या कहा जाएगा, ऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड, बेसिक या फिर नॉन बेसिक। देखिए ऑक्यूपाइड यानी कि वो सेल भरा जा चुका है लेकिन सेल खाली है यानी कि अनऑक्यूपाइड। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन बी अनऑक्यूपाइड। इन द ट्रांसपोर्टेशन टेबल एम्प्टी सेल्स विल बी कॉल्ड अनऑक्यूपाइड। क्वेश्चन 17 है, इफ द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म द प्राइमल डुअल पेयर इज। तो कोई एलपीपी मॉडल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो प्राइमल डुअल पेयर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, अनसिमेट्रिक होगा, स्लैक होगा या फिर स्क्वायर होगा। तो देखिए सब थ्योरी बेस्ड है, अगर आपने थ्योरी डिटेल में पढ़ी होगी तो आप आसानी से बता पाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, जो प्राइमल डुअल पेयर होगा वो सिमेट्रिक होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में ए सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, सीरो SIRO रेफर्स टू डैश इन क्यूइंग थ्योरी। यानी सीरो का आपको फुल फॉर्म बताना है कि क्यूइंग थ्योरी में सीरो का मतलब क्या होता है, सर्विस इन रन आउट, सर्विस इन रैपिड ओरिएंटेशन, सर्विस इन रैंडम ऑर्डर या फिर सर्विस इंटरेस्ट रेट ऑर्डर। तो सीरो का फुल फॉर्म होता है SIRO, सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। तो ये क्या होता है, क्यूइंग थ्योरी में होता है। यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर आर सेलेक्टेड फॉर सर्विस इन रैंडम ऑर्डर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अराइवल इन द सर्विस सिस्टम। यानी कि लोग नंबर वाइज आ रहे हैं, सीरियल या क्या कहते कि आप जो है सर्विस सिस्टम में ऑर्डर वाइज आ रहे हैं, लेकिन हम जो उनको सिलेक्शन करेंगे, जो सर्विस देंगे वो रैंडमली देंगे। हम पहले कौन आया, पहले बाद में कौन आया, इससे मतलब नहीं है। हम आप चाहे बाद में आए हो चाहे पहले आए हो, हम आपको सर्विस देंगे वो रैंडमली होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नंबर ऑफ बेसिक सेल विल बी एग्जैक्टली। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो नंबर ऑफ बेसिक सेल है वो किसके इक्वल होगा, m + n-0, n + m-1 या फिर ऑप्शन सी m + n-1 या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 19 में क्या होगा, जो बेसिक सेल है नंबर ऑफ बेसिक सेल वो किसके इक्वल टू होगा, m + n-1 यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाइल शेड्यूलिंग ए प्रोजेक्ट बाय CPM। तो क्या होगा नीचे, जब आप शेड्यूलिंग करते हो प्रोजेक्ट की CPM क्रिटिकल पाथ मेथड के थ्रू तो क्या होगा, ए प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एक्टिविटीज। ऑप्शन बी रिक्वायर्ड टाइम फॉर ईच एक्टिविटी इज एस्टेब्लिश्ड या फिर ऑप्शन सी ए सीक्वेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज इज मेड अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन 20 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों ही ऊपर की चीज़ें शेड्यूलिंग के टाइम पे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्लूड। जो इन्वेंट्री कॉस्ट होता है क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है, कैरिंग, ऑर्डरिंग, शॉर्टेज कॉस्ट या फिर शॉर्टेज कॉस्ट या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इन्वेंट्री कॉस्ट में कैरिंग कॉस्ट भी होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी होता है और शॉर्टेज कॉस्ट भी होता है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यहाँ हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन में 22 है, दैट इज इफ एनी वैल्यू इन XB कॉलम ऑफ द फाइनल सिंप्लेक्स टेबल इज नेगेटिव देन द सोल्यूशन इज। तो XB कॉलम में जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, फिजिबल, इनफिजिबल, बाउंडेड या फिर नो सॉल्यूशन। तो 22 में क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी इनफिजिबल होगा। नेगेटिव है तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, इनफिजिबल होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 23, टू प्रोसीड विथ द मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द नंबर ऑफ डमी एलोकेशन नीड टू बी एडेड आर। तो आपको बताना है कि जो नंबर ऑफ डमी एलोकेशन है वो कितना एडेड होंगे, n-1, 2n-1 या फिर n-2। तो यहाँ पे जो 23 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी n-1। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपने
थ्योरीज, प्रॉपर्टीज़, फॉर्मूलेज अच्छे से पढ़े हैं तो आप आसानी से यहाँ पे क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं। मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के प्रॉपर्टी है, न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है कंडीशंस हैं, ये सब पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप जो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। 24 है द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क एनालिसिस इज टू। तो जो नेटवर्क एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है? मिनिमाइज टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, मिनिमाइज टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, मिनिमाइज प्रोडक्शन डिलेज, इंटरप्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट, या फिर ऑप्शन डी मैक्सिमाइज टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो ऑब्जेक्ट ऑफ नेटवर्क एनालिसिस का क्या मतलब होता है? तो नेटवर्क एनालिसिस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मिनिमाइज टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को मिनिमाइज करना होता है। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन 24 में ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन।